नमस्कार। आज के इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में आपका स्वागत है। हमें उम्मीद है कि यह कार्यक्रम आपको अच्छा लगेगा। रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया पिछले कुछ समय से इस चैनल के माध्यम से विकलांगता से संबंधित विभिन्न विषयों पर आपसे चर्चा करती रही है और जिसका मुख्य उद्देश्य समाज में विकलांगों की समस्याओं के प्रति जागरूकता पैदा करना है। हमारे देश में केंद्र एवं राज्य सरकारों द्वारा सभी विकलांगों के लिए उनके शिक्षण प्रशिक्षण के लिए विभिन्न प्रकार की विशेष सुविधाएं एवं कार्यक्रम की व्यवस्था की गई हैं और मानसिक विकलांगता और या किसी प्रकार की विकलांगता से प्रभावित व्यक्तियों को समाज की मुख्य धारा में लाने के लिए यह आवश्यक है कि वे सरकार द्वारा उपलब्ध इन सुविधाओं का लाभ उठाएं। आज के इस टेलीकॉन्फ्रेंसिंग कार्यक्रम में हम मानसिक विकलांगता से ग्रसित बच्चों व्यक्तियों के लिए उपलब्ध शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाएं के संदर्भ में चर्चा करेंगे और सरकार द्वारा इसके वैधानिक दायित्व के बारे में भी चर्चा करेंगे। इस विषय पर चर्चा करने के लिए हमारे पास स्टूडियो में मौजूद हैं मिस झरना भट्टाचार्य, जो हमारे बाईं तरफ हैं, कुलाची मनोविकास केंद्र के स्पेशल विंग की इंचार्ज हैं और विगत 20 सालों से इस क्षेत्र में काम कर रही हैं। हमारे साथ दूसरे एक्सपर्ट मिस्टर कृष्ण प्रताप हैं, जो दाईं तरफ हैं, स्कूल फॉर होप नई दिल्ली में 20 सालों से काम कर रहे हैं और वहाँ के ये प्रिंसिपल हैं। मिस्टर कृष्ण प्रताप और मिस झरना भट्टाचार्य, आप दोनों का स्टूडियो में स्वागत है। कार्यक्रम शुरू करने के पहले हम आपको अपना टेलीफोन नंबर बता दें। हमारा टेलीफोन नंबर है 011-2953-2844, 2953-2845। हमारा फैक्स नंबर है 011-2953-6134। टोल फ्री नंबर भी है 1600112345। आप अपना सवाल इस टेलीफोन नंबर के माध्यम से पूछ सकते हैं। अपना सवाल फैक्स भी कर सकते हैं। हम कोशिश करें कि आपके सवालों का जवाब अंग्रेजी या हिंदी भाषा में दें। आपसे अनुरोध है कि कॉल करते समय अपने टीवी सेट के वॉल्यूम को लो पर रखें और आज के टॉपिक से संबंधित सवाल ही पूछें। कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए हम मिस झरना भट्टाचार्य से अनुरोध करेंगे, जो आज का जो टॉपिक है, इस टॉपिक से संबंधित खासकर मानसिक विकलांगता से प्रभावित बच्चों और व्यक्तियों के लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग कितना ज़रूरी है, इसके बारे में हम इनसे अनुरोध करते हैं जो हमारे दर्शकों को बताएं। मिस भट्टाचार्य, प्लीज़। Thank you, Subodhji. Education is the key to human development. It is the essence of civilization. So every child has the right to education and the education which is appropriate to him. Also in the Article 45 in the Constitution, we have the provision for free and compulsory education for the children under the age of 14 years. But when in the context of children with mental retardation, we have to here consider children, we have to consider education which is appropriate to these children. So we have to mention special education. Special because these children with mental retardation, they have they have certain unique needs, individualized needs, which can be taken care of by the special educators. So special education, it takes care of the unique needs and the individualized needs of these children. These children, they do not benefit much from the normal classroom teaching and the traditional approach of teaching them the subjects maths, science, social studies and arithmetic, all these. So they have to be taught by the special educators and under using the appropriate teaching learning material, all these things.
So we have to consider the special education, which is the best suited for these children, mentally retarded children. So because of these children, they have limited intellectual capacity. They show delay in the all-round development of their areas, which reflect in their learning capacity. So and also the deficit in the adaptive skills. So they are not they cannot cope up with the traditional subjects approach which is taught in the schools. And sometimes the children who are moderately and severely retarded, the academic subjects like reading, writing, arithmetic, they are not the priority event, because we have to focus on the daily living skills. So maybe, and children with mild and moderate category, if given proper training and teaching, at the most they can achieve primary education, 5th or 6th grade at the most, in reading and arithmetic. So special education is required very much for these mentally retarded children. So in this context, we have to we have to trace the origin of special education. It can be traced from the time of the Gurukula, where the principle of teaching the subjects on the basis of their individual strength and abilities, and then the appropriate skills were imparted, and they were not labeled as disabled, and rather they were helped out by the gurus. So this was the approach which is it is adopted in special education system. And India is well known for the inclusive setup. Here children with disabilities are never segregated. It has been they are always included in the system. So India is very famous for it is a good example of inclusive education. Before year 1900, we have very few schools for the children with disabilities, and there was not much for the education of these children. And basically the schools which worked for these children were run by the volunteers and missionaries. So charity approach was it was predominant. So, and after independence, the humanitarian approach became predominant, and the education of the disabled, education of the mentally challenged, mentally retarded came into the consideration in the constitution. So before that, the charity approach was popular, and now the best approach, that is special school approach, is considered to be the most effective strategy, as MR they need constant attention and training. They do not benefit much in the regular classroom situation, and the traditional approach of teaching the subjects. And India, we have around 200 million school age children who need to we have around 200 million children who are school aged, and out of which 4 million children, they are children with disabilities. So there is an intense need of educational facilities to be enhanced in the country itself, and out of which the facilities in the villages are all the more rare. The centers are mostly available in the urban setups, and children with disability in rural areas they do not even have the access to special education services. Most of the services are concentrated in the urban setup. So there is intense need of enhancing the educational opportunities in the rural setups, and also the appropriate education for the mentally retarded children. थैंक यू मिस भट्टाचार्य, आपने जो बताया अभी खासकर हमारी ऑडियंस को, मेंटली हैंडीकैप बच्चों को एजुकेशन और ट्रेनिंग की आवश्यकता क्यों होती है, उनकी बौद्धिक क्षमता को कैसे अधिक से अधिक विकसित किया जा सकता है,
स्पेशल टीचिंग टेक्निक्स का यूज़ करने के बाद उन्हें स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है, जिन्हें वोकेशनल ट्रेनिंग भी कहा जा सकता है। और इन सब एरिया में उनका ओवरऑल डेवलपमेंट किया जाता है, जिससे कि वो समाज की मुख्यधारा में शामिल हो सके, अपने आप को रिहेबिलिटेट कर सके। और इसलिए एजुकेशन और ट्रेनिंग इम्पॉर्टेंस है, केवल सामान्य बच्चों के लिए ही नहीं, बल्कि विशेष बच्चे जो होते हैं उनके लिए, खासकर हमारे समाज में इनका ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। धन्यवाद मिस भट्टाचार्य। हम ये जानना चाहेंगे आपसे एक सवाल और, जो हमारे ऑडियंस को हम बताना चाहेंगे। एजुकेशन के लिए खासकर हम चर्चा कर रहे हैं एजुकेशन फैसिलिटीज़ फॉर द मेंटली हैंडीकैप चिल्ड्रन, इसके बारे में जानना चाहेंगे कौन से ऐसे ऑप्शंस यानी वेरियस ऑप्शंस अवेलेबल फॉर द मेंटली रिटार्डेड चिल्ड्रन, इसके बारे में आप हमारे ऑडियंस को बताएं। अगर आपके पास इस संदर्भ में कोई स्लाइड्स हैं तो हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं उस स्लाइड्स पे आप दिखा सकते हैं हमारे ऑडियंस को। मिसेस भट्टाचार्य प्लीज़। When we speak about the educational services for the mentally retarded, we have to consider two options. One, that is educational options according to the age range, and then the other according to the disability. So may we discuss first the educational options available according to the age. Here, early intervention center, first the early intervention, that is 0 to 3 years, and then preschool 3 to 6 years, and then primary school 6 to 14 years. Then in primary school, their children after training, maybe learning skills and all, if they able to cope with the normal school, regular schools, they go to regular schools, and the children who are meant for referred to special schools, they continue in the special schools 14 to 18 years, which including the vocational training. And in regular schools, we have children, they might require remedial services, special classes in regular school, which is a very good option, and also along with the vocational training. And children who continue with the regular school, but they are not able to appear for the board exams, they might appear from the National Institute of Open Schooling along with the vocational training. So let's see the importance of the educational option at each age range. Early intervention 0 to 3, here it is called the early stimulation enrichment program, where the developmental delays are looked over by the experts, the therapists, and intervention if the child requires intervention in speech therapy, physiotherapy, occupational therapy, and early management programs are given to the parents, and child is given stimulation so that child learns maximum and maximum potential of the child is being utilized. So the basic principle of health and identify the common illnesses, immunization, management of the diseases, these are all dealt here, so that it avoids further deterioration or maybe further the handicapping condition. So with the early stimulation, early intervention program, child may do better in preschool programs and preschool setups, where there are MR child may require social and language intervention, teaching these skills to readiness skills for the training in the normal schools. Child readiness skills like pre-academic skills, these are taught in preschool 3 to 6 years, and after teaching these skills, child who we find that they are capable, they can refer to the normal schools, regular schools, and children who cannot cope up in regular schools, they are referred to the special schools. So and again we have in early interventions there are cases where children with profound MR and who have no access to special schools, maybe they are severe, profound, and they have associated problems, they have difficulty coming to the center. So for them we have home-based training program or the itinerant training program, where the itinerant teacher visits the site of the MR child
and trains the child in the natural surroundings and also the family members how to manage the children and make the child learn the basic the adaptive skills which is required for daily living uh, activities. And here the one advantage is that there is minimum transfer of learning and child is taught in the natural surroundings where he is living, and family members and resources of the in the family itself being utilized. So this is an this is itinerant teacher and home based training is very good. It is for the profound, it is most suitable for the profound MR children who have no access to special schools. And now we come to children who are in regular school. Regular school children with mild mental retardation, they can be given remedial teaching where they can learn the concepts. The teacher, remedial teacher, takes up the concepts which the child lacks in and so that child copes able to cope up in the classroom situation, and along with the vocational training. And in special school, child is again put into pre-primary, primary sections where the curriculum aims at academic, functional academics is taken, where child the focus is on the areas like social, personal, then functional skills, academic skills, recreational, leisure time activities, which ultimate goal of the special education is that to make the child independent in the society. So that has been taken, and lastly the vocational training is imparted here. And also the children who are in the regular school setup and along with the vocational training, remedial teaching program, they can appear from a national open national open schooling because it offers open basic education, third, then fifth and eighth. So these are the provisions we have according to the age-wise education options we have for the children with mental retardation. Now we can, next slide, we can go for educational options according to the degree of MR. मिस भट्टाचार्य, आगे स्लाइड्स दिखाने के पहले हम थोड़ी जानकारी लेंगे आपसे। जैसा कि आपने बताया, अर्ली इंटरवेंशन जो प्रोग्राम्स होते हैं, इस प्रकार की फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल हैं, इसके बारे में कुछ बताएंगे? खासकर अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम फॉर द मेंटली हैंडीकैप चाइल्ड, इसके बारे में आप बताना चाहेंगे हमारे ऑडियंस को? देखिए, अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम्स दे आर अवेलेबल इन क्लिनिक्स where there is neonatal clinics, pediatrics department in the hospitals, well-being centers where newborn babies been taken care of, and they have all specialized persons, neurosurgeons, neurologists, speech therapists, physiotherapists, occupational therapists. They work with the child and they totally they work for the global the improvement of the all the areas they work where the child lacks. ओके मैम, एक्चुअली आप ये चर्चा कर रही थी स्पेशल स्कूल और रेगुलर स्कूल के बारे में भी, खासकर वोकेशनल ट्रेनिंग की चर्चा कर रही थी। तो क्या आप बता सकती हैं इस प्रकार के स्पेशल स्कूल में वैसे बच्चे जिनके बारे में बताया आपने, जो प्रोफाउंड या सीवियर मेंटली रिटार्डेड बच्चे होते हैं उनको रखा जाता है, और रेगुलर स्कूल में जो जिनकी डिग्री केवल रिटार्डेशन लेवल कम होता है वैसे रखा जाता है। तो क्या इनके जो ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ होती है इनके बारे में कुछ बताएंगे? फैसिलिटीज़ इनफैक्ट में कहाँ पे अच्छी तरीके से उपलब्ध हो सकती है, खासकर स्पेशल स्कूल में ये प्रॉपर फैसिलिटी हो सकती है रेगुलर स्कूल में, इसके बारे में कुछ बताएंगे आप? It all depends on the level of the child retardation, the functional capacity of the child. Special child will mild and moderate category of children, they will facilitate from normal school with the remedial or resource room facilities, or where the itinerant teacher who is expert, who will provide with the inputs where the child lacks. So this type of schools are very few, but it is the most effective and useful for the children with mild moderate category of MR children, because here the children, they get a very their self esteem increases, and also children, they
have a good role model, because there with the child is there. So individualized education plan is prepared in the special schools, and child is taught by the special educator, and also the therapeutic intervention is more of a therapy based, because children, they receive therapy in various this thing they require. थैंक यू मैडम। आप कुछ और एजुकेशनल ऑप्शंस के बारे में चर्चा कर रही हैं, काइंडली उनके बारे में बताएं आप। Maybe then we have homebound training center, which is homebound training centers. It is for basically two types: center based, home based. This is more suitable for the severe and profound children. Those children maybe who have undergone some surgery or may not come to the school or this thing. So for them, home based training is best, where the teacher or the nurse, itinerant teacher can go and teach the child in the home based situation. And also it is available in center, where child is child along with the parents, they are required to visit, and their progress has been monitored according to the previous progress been the targets given, and it has been assessed whether they achieve or not, and their progress is monitored regularly, and the next goal is target is given. So this homebound training is best suited for the severe and profound category of children. थैंक यू मैडम। अभी मैडम ने बताया जो किस प्रकार मेंटली हैंडिकैप बच्चों के लिए कितने प्रकार की एजुकेशनल ऑप्शंस अवेलेबल हैं, खासकर राइट फ्रॉम द अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम से लेने के बाद वोकेशनल ट्रेनिंग तक की सारी बातों की चर्चा उन्होंने किया। उन्होंने ये बताया जो अर्ली इंटरवेंशन प्रोग्राम में क्या क्या फैसिलिटी हो सकती है और कहाँ कहाँ पे ये फैसिलिटी अवेलेबल है, प्री स्कूलिंग के बारे में बताया, और वोकेशनल ट्रेनिंग खासकर स्पेशल स्कूल और इंटीग्रेटेड स्कूल्स के बारे में उन्होंने चर्चा किया, जिससे कि उनको कैसे ट्रेनिंग दी जाती है फर्दर उनके सेल्फ इंडिपेंडेंट बनने के लिए। धन्यवाद मैडम। हम ये चर्चा जारी रखेंगे। हम हमारे साथ जो दूसरे एक्सपर्ट्स हैं मिस्टर कृष्ण प्रताप, उनसे जानना चाहेंगे। जैसा कि मैडम ने बताया, उनका ये दूसरा एक्सटेंशन पार्ट है जिसमें कि स्पेशल स्कूल में खासकर ये इस प्रकार की फैसिलिटी अवेलेबल होती है, ये क्यों ज़रूरी है, ये फैसिलिटी स्पेशल स्कूल में ही क्यों है, बाकी जगह क्यों नहीं है? क्या स्पेशल स्कूल का इम्पोर्टेंस वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए या ओवरऑल डेवलपमेंट फॉर द मेंटली हैंडिकैप चाइल्ड के लिए ज़रूरी है? इसके बारे में हम मिस्टर कृष्ण प्रताप से अनुरोध करेंगे जो हमारी ऑडियंस को बताएं। मिस्टर कृष्ण प्रताप प्लीज़। धन्यवाद सबोध जी। जहाँ तक एजुकेशन का सवाल है और ये बात उठ के आती है कि स्पेशल एजुकेशन या स्पेशल स्कूल्स की ज़रूरत क्यों होती है, तो अगर देखा जाए तो उसमें सबसे बड़ी बात होती है कि बच्चों का जो बौद्धिक स्तर है उसको देखा जाए तो उनका जो IQ है वो 70 या 75 से जब कम होता है तो बच्चे एक नॉर्मल स्कूल में नॉर्मल सेटिंग्स के अंदर और एक जो नॉर्मल पढ़ाने का तरीका है उससे बेनिफिट नहीं कर पाते हैं। और जब बच्चे जाते हैं नॉर्मल स्कूल्स के अंदर तो वहाँ के टीचर भी इस लिहाज से अपने आप को इक्विप्ड फील नहीं करते हैं कि वो इस तरह के बच्चों को एजुकेशन दे पाएंगे, उनकी ज़रूरतों का ध्यान रख पाएंगे, या उनके लिहाज से अपने जो करिकुलम है क्लास का या उनको जो लेसन्स हैं उसको किस तरह से शुरू करें जिससे कि वो बच्चे भी बाकी दूसरे बच्चों की तरह से उसका फ़ायदा उठा सकें। तो सबसे पहली बात वहाँ से शुरू हो जाती है कि इन बच्चों को जो ज़रूरतें हैं वो जो कि बौद्धिक स्तर अलग है इस वजह से उससे अलग हो जाती हैं और जो कि नॉर्मल स्कूल में अवेलेबल नहीं होती हैं। तो इससे हमें ज़रूरत पड़ती है कि बच्चों का शुरू से अगर बच्चों का बौद्धिक स्तर कम है और उनकी ज़रूरतें भी दूसरी हैं तो हमें ज़रूरत पड़ती है कि हमारे पास उनके इस आवश्यकता पूरा करने के लिए अलग तरह के स्कूल हों जहाँ पे उनकी हर एक तरह की चीज़ों का ध्यान रखा जाए। जिसमें कह सकते हैं कि शुरू में बच्चा अगर छोटा है, अगर हम कहें कि अर्ली इंटरवेंशन में आता है बच्चा 0 से 3 के एज के अंदर, तो उस समय बच्चे ने कौन कौन से अपने जो डेवलपमेंटल माइलस्टोन्स हैं वो मिस कर दिए हैं, तो उनकी आवश्यकताओं का ध्यान रखा जाएगा जिससे कि बच्चा जो उसके लोकोमोशन है उसमें कोई दिक्कत ना आए और बच्चा अपना चलना, उठना, बैठना, खड़ा होना, दौड़ना, खाना पीना, ये सब चीज़ें सीख पाए। और इसी के साथ उसकी बाकी जो चीज़ें जुड़ी होती हैं कि उनका बोलना है कितना है, कि बच्चा किस हद तक बोल पाता है, या बच्चे में स्पीच प्रॉब्लम है तो कौन कौन सी स्पीच प्रॉब्लम है। तो बच्चे के स्पीच प्रॉब्लम के लिए भी यहाँ पे दूसरा तरह का सेटअप होता है। स्पीच थेरेपिस्ट होते हैं जो कि इस बात को देखते हैं कि बच्चे की स्पीच प्रॉब्लम किस तरह की है और बच्चे में स्कोप कितना है और वो किस हद तक उस स्कोप को बढ़ाया जा सकता है।
या बच्चों को हम उसको देखने के बाद कहते हैं कि बच्चे का कुछ प्रॉब्लम से ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है, बच्चा कभी बोल नहीं पाएगा, तो उसको हम लोग दूसरी जो मेथड्स हैं उसके बोलने के, साइन लैंग्वेज है, या हम बच्चों को साइन बोर्ड के लिहाज से बच्चों को बता सकते हैं कि बच्चे किस तरह से कम्युनिकेट करेंगे। और दूसरा हमने देखा कि अगर बच्चों के और दूसरी चीज़ें हैं कि बच्चे अपने कुछ बिहेवियर प्रॉब्लम्स बच्चों के अंदर होती हैं, बिहेवियर प्रॉब्लम के चलते बच्चे नॉर्मल स्कूल के अंदर नहीं बैठ पाते हैं, उस क्लासरूम के अंदर वो एडजस्ट नहीं हो पाते हैं, बच्चे अपनी बार बार अपनी सीट को छोड़ चले जाते हैं, कभी क्लास में दूसरे बच्चों के साथ में छीना झपटी करते हैं, कुछ झगड़ा करते हैं। इस तरह की चीज़ें जो होती हैं उसको नॉर्मल स्कूल में डील नहीं कर पाते, इसी वजह से स्पेशल स्कूल्स की जरूरत पड़ती है। और इस स्कूल्स के अंदर इस तरह का प्रावधान होता है कि वहाँ स्पेशल एजुकेटर्स हों, वहाँ पे सोशल वर्कर हों, स्पीच थेरेपिस्ट हों, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हों, फिजियोथेरेपिस्ट हों, जो बच्चों के तमाम जो ज़रूरतें हैं उनकी ज़िंदगी की, या जो हम लोग सोच सकते हैं कि फ्यूचर में क्या क्या चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी, उनको कैसे कैसे पूरा किया जाए। तो अगर हम इस लिहाज से देखें तो हमारे हिंदुस्तान में करीब 1100 के आसपास स्पेशल स्कूल्स हैं जहाँ पे इस तरह की सुविधा मौजूद है, और कभी कह सकते हैं करीब 10% ऐसी पॉपुलेशन है जिसको इस तरह के स्पेशल एजुकेशन की आवश्यकता होती है। स्पेशल एजुकेशन मतलब ये नहीं कि उसको खाली स्पेशल स्कूल में ही मिल सकती है, आजकल इंटीग्रेटेड सेटअप हैं, वहाँ पे भी स्पेशल एजुकेशन की सुविधा है, लेकिन वो माइल्ड कैटेगरी के बच्चों को मिलती है, उसमें प्रोफाउंड वाले बच्चे या सीवियर है या मॉडरेट है वो उससे इतना बेनिफिट नहीं ले पाते हैं। तो जहाँ तक देखा जाए तो स्पेशल स्कूल की जो आवश्यकता है वो जो कि तो बनी रहती है। और स्पेशल स्कूल्स में दूसरा एक और बात होती है कि जो पेरेंट्स जो होते हैं वो कई बार खुद ये फील करते हैं कि बच्चा नॉर्मल स्कूल में जा रहा है, काफ़ी टाइम हो गया है, क्योंकि टीचर्स के पास में वहाँ पे 35 से 40 बच्चे होते हैं, और वो एक बच्चे पे इतना ज़्यादा ध्यान नहीं दे पाती है कि किस तरह से बच्चों को उसकी ज़रूरतों का ध्यान रखा जाए, या बार बार उसकी बातों को सुना जाए, या उसकी जो जिज्ञासाएँ हैं, जागरूकता, उसको कैसे उसको सेटिस्फाई किया जाए, क्योंकि उसके पास बाकी बच्चे भी होते हैं उनको देखने के लिए। तो बच्चे के पेरेंट्स फील करते हैं कि नहीं, यहाँ पे बच्चों के साथ जस्टिस नहीं हो रहा है, और इनको कैसे किसी ऐसे सेटअप में डाला जाए जहाँ पे उनकी तमाम आवश्यकताएं पूरी हो सकें। तो स्पेशल स्कूल्स की ये बात हमें सामने आ जाती है। और स्पेशल स्कूल्स में देखा है तो उनमें बच्चों का जो रेशो होता है पढ़ाने का वो भी काफ़ी अच्छा होता है, 1 से 6 के बीच में करते हैं, मैक्सिमम अगर असिस्टेंट टीचर का साथ में कोई है तो 10 तक जा सकता है ये। तो उसमें आप खुद सोच सकते हैं कि जहाँ पे एक टीचर 35 बच्चों को पढ़ा रहा है और जहाँ पे एक टीचर खाली 6 से 7 बच्चे 8 बच्चों के ऊपर ध्यान दे रहा है, तो वो कितना जस्टिस कर पाएगा, बच्चों की आवश्यकताओं को उस समय जब भी उनका समाधान कर सकता है। और दूसरा स्पेशल एजुकेशन स्कूल के अंदर, इस स्पेशल स्कूल के अंदर यह है कि वहाँ पे जो बच्चों को चीज़ें सिखानी होती हैं वो बेसिक कॉन्सेप्ट भी हो सकती हैं या उनसे रिलेटेड और भी चीज़ें हो सकती हैं। तो हमें बेसिकली स्कूल्स के अंदर एक एक्सपीरियंस बच्चों को प्रोवाइड करना है, और उस एक्सपीरियंस को प्रोवाइड करने के लिए लर्निंग और टीचिंग जो मटेरियल है, उसको जो मेथड है, उन पर विशेष ध्यान देना होता है। हमें बच्चों की आवश्यकताओं के अनुसार देखना होता है कि जो आज हम कोई टॉपिक बच्चों को पढ़ा रहे हैं या कॉन्सेप्ट उसको पढ़ा रहे हैं, तो पहले हम उसको कॉन्क्रीट कोई चीज़ दिखाएं, उसके बाद में उसको एब्स्ट्रैक्ट पे लेके जाएंगे। यानी हमने कोई बच्चों का एप्पल पढ़ाना है तो पहले बच्चों को एप्पल दिखाएंगे, उसके बाद में उसके बारे में उसको बताएंगे। और इसके साथ में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होती है स्पेशल स्कूल के अंदर कि मल्टी सेंसरी अप्रोच के हम थ्रू उनको बच्चों को पढ़ाएंगे। मल्टी सेंसरी अप्रोच में यानी हम अगर कोई चीज़ देखते हैं, नॉर्मल स्कूल्स में आपको कोई चीज़ पढ़ाई जाती है तो आपने किसी चीज़ को देखा, उसके बारे में सुना, लेकिन वहाँ पे उसको छूने का, उसको किसी चीज़ को टेस्ट करने का, उसको फील करने का मौका नहीं मिलता है, जो कि बच्चों के लर्निंग के लिए बहुत ज़रूरी होता है। जब ये सब चीज़ें और ये सब एनवायरनमेंट हम लोग स्पेशल स्कूल्स में प्रोवाइड कर देते हैं तो बच्चों को एक कंप्लीट एक्सपोजर मिल जाता है उस चीज़ के बारे में, एक चीज़ के बहुत सारे पहलू मिल जाते हैं, जिससे बच्चे की जो मेमोरी है वो आराम से उसको बच्चा अपनी मेमोरी में डाल सकता है, और रिटेंशन जो होता है काफ़ी अच्छा हो जाता है उनका। स्पेशल स्कूल्स में एक चीज़ एक और भी होती है कि पेरेंट्स और जो बच्चे हैं और टीचर्स हैं, एक ट्रायंगल अगर उसका देखा जाए तो इस तरह से एक ट्रायंगल उभर के सामने आता है, जिसमें कि प्रॉपर कम्युनिकेशन कोऑर्डिनेशन होना बहुत ज़रूरी है, और रेगुलर भी बहुत होना चाहिए इसके अंदर। अगर टीचर्स फील करता है कि उसने बच्चे का कोई आईपी बनाया, इंडिविजुअलाइज्ड एजुकेशन प्लान बनाया, उसने बोला कि ठीक है बच्चों को ये चीज़ें शॉर्ट टर्म गोल में सिखाई जाएंगी, उसने बच्चे का टास्क एनालिसिस किया, उसके द्वारा बच्चों को बताया कि किस तरह से सिखाया जाएगा, तो उसी तरह के प्रोग्राम को जब पेरेंट्स मीटिंग के अंदर कभी भी पेरेंट्स को बुला के उनको समझा सकते हैं कि देखिए ये चीज़ है, हमने इसको इस तरह से सिंप्लीफाई किया है, क्योंकि बच्चा पूरी की पूरी कॉन्सेप्ट एक बार में नहीं सीख सकता है। तो उस लिहाज से आप बच्चों को सेम उसी तरह से जहाँ तक पॉसिबल हो सके उसी तरह के लर्निंग मटेरियल से, उसी तरह के टीचिंग एड से आप उस बच्चों को सिखाइए, तो दोनों में, स्कूल में और घर में एक कोऑर्डिनेशन रहेगा,
जिसकी वजह से कि बच्चे को कभी भी कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगा और बच्चा चीज़ों को आराम से पिकअप कर सकता है। स्पेशल स्कूल्स में बच्चों को जब देखता है कि ठीक है, बच्चा भी ग्रुप सिचुएशन के लिहाज से प्रिपेयर नहीं हुआ या कुछ कॉन्सेप्ट ऐसे हैं जो ग्रुप सिचुएशन में नहीं उनको सिखाई जा पा रही हैं या बच्चों से बेनिफिट नहीं कर रहा है, तो 1-to-1 का जो बच्चों के साथ कम्युनिकेशन है या 1-to-1 टीचिंग है वो भी स्पेशल स्कूल में पॉसिबल हो जाती है, जिसकी वजह से बच्चे को एक अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाता है और वो बच्चा इस चीज़ को आराम से समझ पाता है। और दूसरा है कि कई पेरेंट्स के बारे में जो होता है कि थोड़ा सा चाहते हैं कि बच्चा भी छोटा है और उसको थोड़ा सा प्रोटेक्शन चाहिए या वो अभी ओपन सोसाइटी में बाकी बच्चों के साथ में उसी लेवल पे इंटरेक्ट नहीं कर सकता है, अपने आप को संभाल नहीं सकता है, अपने आप को उन छोटे छोटे बच्चों के दूसरे जो बच्चे उसकी एज के होते हैं उसकी बुरी चीज़ों से बचा नहीं सकता है। तो पेरेंट्स चाहते हैं कि उनको कोई ऐसा प्रोटेक्टिव एनवायरनमेंट दिया जाए जहाँ पे कि इस तरह की जो बाधाएं वो सोच रहे हैं कि इस तरह की प्रॉब्लम मुश्किल हो सकती हैं या बाधाएं हो सकती हैं वो उनके तरह सामने ना आए। तो ये सब चीज़ें पॉसिबल हो सकती हैं खाली स्पेशल स्कूल्स के अंदर ही, क्योंकि यहाँ पे पूरा का पूरा एक टीम वर्क हो जाता है। देखा जाए तो कि स्पीच थेरेपिस्ट भी है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट भी है, स्पेशल एजुकेटर भी है, सोशल वर्कर भी है। तो बेसिकली ये जो स्पेशल स्कूल जो है इट इज़ ए बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ टीम वर्क। ये पूरे के पूरे लोग मिल के एक बच्चे के साथ में किस तरह से काम कर रहे हैं। और जहाँ तक वोकेशनल ट्रेनिंग बच्चों का सवाल है, जब बच्चों की एज हम लोग सोचते हैं कि 14 अबव हो गया, 14 और 16 के बीच में है, हम सोचते हैं बच्चे का प्री वोकेशनल शुरू हो जाना चाहिए, क्योंकि बच्चों की स्पीड ऑफ लर्निंग जो है काफ़ी कम होती है। जो बच्चे नॉर्मल चीज़ें हफ्ते में 10 दिन में सीख सकते हैं, हो सकता है हमारे बच्चे 6 महीने के अंदर, 7 महीने के अंदर सीख पाएँ, हो सकता है किसी किसी केस में साल भी लगा सकते हैं। तो ये चीज़ें काफ़ी जल्दी हमें शुरू करनी पड़ती है। वोकेशनल ट्रेनिंग से पहले हमको प्री वोकेशनल ट्रेनिंग उनकी शुरू करनी पड़ती है, जिसमें कि उन वोकेशन से संबंधित चीज़ों को सिंप्लीफाई करके जो आधारभूत चीज़ें उनको सिखा दी जाती हैं। उसके बाद जब बच्चों के 16 ईयर्स के आसपास हो जाते हैं तो हम उनका प्रॉपर उनको वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में भेज देते हैं। और वोकेशनल ट्रेनिंग सेंटर में बच्चों के जो भी वोकेशंस हम लोग चूज़ करते हैं वो डिपेंड करता है कि बच्चे की एबिलिटी क्या है, बच्चे का एटीट्यूड क्या है, बच्चे का अभी तक किस तरह की परफॉर्मेंस रही है और बच्चे के पेरेंट्स की रिक्वायरमेंट क्या है। कि कई बार ऐसा होता है कि पेरेंट्स के अपने कुछ अपने फैमिली बिजनेस होते हैं या अपने कुछ इस तरह काम धंधे होते हैं कि पेरेंट्स चाहते हैं कि बच्चा उसी में उनके साथ लग जाए, उन्हीं के साथ मिलकर रहे, तो बच्चे का ध्यान भी रख सकेंगे और बच्चा उनके नज़रों के सामने रहेगा और किसी तरह की उनको कोई दिक्कत नहीं होगी। और जहाँ तक इनका सवाल है तो उसके लिहाज से हम बच्चों को बांट सकते हैं कि बच्चों को हम लोग ऑफिस स्किल के अंदर कर रहे हैं या हमने उनको बच्चों को आर्ट एंड क्राफ्ट के अंदर बच्चों को लगाया है या ब्लॉक पेंटिंग के अंदर लगाया है या बच्चे एनवलप बनाना सीख रहे हैं। इस तरह के ऑप्शन अवेलेबल होते हैं बच्चों की एबिलिटी के लिहाज से, उनके फंक्शन लेवल के लिहाज से। और जहाँ तक उनका स्ट्रक्चर है बच्चों के ट्रेनिंग का, उस के बारे में ध्यान देने की ज़रूरत है कि हम बच्चों के जो भी उनको जो ट्रेनिंग दे रहे हैं उसको इतना सिस्टमेटिक बनाएं कि बच्चों से कम गलती हो और जो रेट ऑफ फेलियर है उनके साथ में बहुत कम से कम हो। नहीं तो बच्चों का मोटिवेशन बहुत जल्दी नीचे गिर जाता है और बच्चे अपने आप को उस शौक को बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो ये चीज़ें हमें बहुत ज़रूरी हैं और इसी के लिहाज से हम लोग को बच्चों की वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में सोचना चाहिए कि उनको किस तरह से सिखाया जाएगा और क्या क्या चीज़ सिखाई जाएंगे जिसको कि उसके पेरेंट्स भी और ओपन मार्केट में शेल्टर्ड वर्कशॉप में उसको कैरी ऑन कर सकें। जी सुबह जी। धन्यवाद कृष्ण प्रताप जी। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, खासकर बताया जो स्पेशल स्कूल से क्या क्या बेनिफिट्स हो सकते हैं मानसिक विकलांग बच्चों को, और खासकर उन्होंने ये बताया जो वहाँ पर सारी सुविधाएं एक छत में ही एक जगह अंडर वन अम्ब्रेला अवेलेबल होती है। रिहैब प्रोफेशनल्स की टीम होती है, नॉट ओनली स्पेशल एजुकेशन टीचर। उसके अलावा उन्होंने कहा जो अदर प्रोफेशनल्स हैं लाइक ऑडियोलॉजिस्ट, स्पीच पैथोलॉजिस्ट, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट, स्पीच थेरेपिस्ट जो होते हैं या ऑक्यूपेशन जो सोशल वर्कर होते हैं, इन सब के साथ मिलकर के एक मानसिक विकलांग बच्चों के साथ काम करते हैं जिससे कि ओवरऑल डेवलपमेंट होता है। इन्होंने इन बातों के बारे में बताया कि खासकर स्पेशल स्कूल से एक फ़ायदा ये होता है पेरेंट्स और स्पेशल एजुकेशन टीचर के बीच में एक प्रॉपर कोऑर्डिनेशन होता है जिससे कि उनको पेरेंट्स को घर पे दिए हुए असाइनमेंट को या जो भी लर्निंग असाइनमेंट है उनको फॉलोअप करने में उससे आसानी होती है। और ये फॉलोअप जो बहुत ज़रूरी है मानसिक विकलांग बच्चों के लर्निंग प्रोसेस को फास्ट करने के लिए। उन्होंने काफ़ी अच्छी बात बताई, लेकिन हम जो ये बात बताना भी चाहेंगे खासकर जो स्पेशल स्कूल और रेगुलर स्कूल के बारे में उन्होंने चर्चा किया। क्योंकि स्पेशल स्कूल के अलावा आजकल जो हमारा नया कंसेप्ट है उसमें रेगुलर स्कूल में ही बच्चे जा रहे हैं। हालांकि उस प्रकार कम जो जिनमें रिटार्डेशन लेवल कम होता है वैसे बच्चों की एडमिशन वहाँ दी जाती है। खासकर इन्होंने ये भी बताया
जो वहाँ पर भी इस प्रकार के वोकेशनल ट्रेनिंग की व्यवस्था की जाती है और प्री वोकेशनल ट्रेनिंग के बारे में भी इसको पहले ध्यान दिया जाता है। लेकिन मैं बता दूं आपको, जो आजकल जो स्पेशल स्कूलिंग का जो कंसेप्ट है, इट इज़ अ वेरी वेरी एक्सपेंसिव कंसेप्ट, और इसी कारण से नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस ही नहीं बल्कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और दूसरी गवर्नमेंट एजेंसी भी इंक्लूसिव एजुकेशन और इंटीग्रेटेड एजुकेशन पर ज़्यादा ध्यान देने के लिए प्रयास कर रही है, और जिससे कि मोस्ट जितने भी विकलांग जितने विकलांग बच्चे हैं उनको अधिक से अधिक एजुकेशन और ट्रेनिंग दिया जा सके, और ये काम अंडर सर्व शिक्षा अभियान काफ़ी तेज़ी से चल रहा है। और कृष्ण प्रताप जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी आपने। हम आपसे थोड़ी जानकारी और लेंगे, जो खासकर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी। आपसे एक अनुरोध है, जो इस फील्ड में जितने भी ऑर्गेनाइजेशन काम करते हैं, चाहे स्पेशल स्कूल के बारे में कहा या और भी दूसरी जो एजेंसीज हैं जो स्पेशल बच्चों के ओवरऑल डेवलपमेंट के लिए काम करते हैं, इनमें इस प्रकार के एजेंसीज में नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशंस का इनके एजुकेशनल और ट्रेनिंग फैसिलिटीज़ में कितना कंट्रीब्यूशन है और ये क्या कर रही है, आप इनके बारे में हमारे ऑडियंस को बताएं प्लीज़। जी सबूत जी, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जो भी हैं, अगर देखा जाए तो उनका अगर नेचर और ओरिजिन के बारे में देखा जाए तो ये वो लोग हैं जो कि उस समाज से, उस क्षेत्र से बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए होते हैं, और ये उस पर्टिकुलर लोकेलिटी की या उस पर्टिकुलर एरिया की टोपोग्राफी आप कह सकते हैं, उनकी जो जो दिन ब दिन की जो ज़रूरतें होती हैं, या वहाँ पे किस तरह का डेमोग्राफिक उनका कॉन्स्टिट्यूशन है उस लिहाज से, या अभी उनकी जो प्रमुख समस्याएं क्या हैं उसके लिहाज से काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। और अगर देखा जाए तो करीब हिंदुस्तान में करीब 8,000 के आसपास ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एनजीओज काम कर रहे हैं। लेकिन एक बहुत ही हैरानी वाली बात यह है कि इनमें से करीब 6,000 के आसपास जो ऑर्गेनाइजेशन हैं वो केवल 9 राज्यों और 1 केंद्र शासित प्रदेश में ही काम कर रहे हैं। तो उसको देख के लगता है कि नहीं, अभी बहुत बड़ी ज़रूरत है कि इस तरह के एनजीओज और भी काम करें, और इस तरह के एनजीओज और भी क्षेत्र में जहाँ पे अभी ये सुविधा नहीं है उस तरह की चीज़ें वहाँ पे भी शुरू होनी चाहिए। जहाँ तक सवाल है एनजीओ का बच्चों की स्पेशल एजुकेशन के बारे में, तो उसमें क्या है कि जब एनजीओ में जो लोग काम कर रहे हैं उन लोगों ने महसूस किया कि इस तरह की जो चीज़ें हैं सरकारी स्कूलों में या बाकी जो नॉर्मल स्कूल में हैं वो नहीं अवेलेबल नहीं हैं, और ये जो बच्चे हैं इनको उस तरह का बेनिफिट नहीं मिल रहा है, और इन बच्चों की दिन ब दिन एज बढ़ती जा रही है, और जो कि लर्निंग एज है जिसको हम 0 to 5 हम लोग कह सकते हैं काफ़ी क्षेत्रों के अंदर, कि बच्चे के स्पीच का है या उसका फिजिकल माइलस्टोन्स का है जो कि बच्चे बहुत अच्छी तरह से उनको गेन कर लेते हैं। अगर वही चीज़ निकल गई तो उसके बाद में डेवलपमेंटल एज तो बचती है बच्चों के पास में कि 14 तक बच्चा चला जाएगा, लेकिन उस समय स्कोप बहुत कम हो जाता है, वो स्पेस कम हो जाती है, उनको संभावना बहुत कम हो जाती है कि बच्चा आगे जाकर कुछ ज़्यादा कुछ सीख पाएगा। इन चीज़ों को जरूर में ध्यान रखते हुए कि कुछ एनजीओज ने महसूस किया कि नहीं, इस तरह के प्रयास होने चाहिए, क्योंकि पेरेंट्स के पास में इस तरह के सुविधाएं और जानकारी नहीं होती हैं, या उनके पास किसी ऐसी उनकी परिस्थितियाँ होती हैं कुछ समय नहीं निकाल पाते हैं कि अपने बच्चे को लेकर कहीं कहीं जाते रहें। अगर वो लोग मजदूर हैं या दोनों के दोनों माता पिता काम करने वाले हैं, ऑफिस में जाते हैं, तो उनके पास इतना समय नहीं होता कि बच्चों को जगह जगह लेके जा पाएँ और उसको पूछ पाए लोगों से कि इसको कहाँ पे लेके जाएं, किस तरह के हमें बच्चों को सुविधाएं मिल सकती है, किस तरह की शिक्षा हमें मिल सकती है, जिस तरह के बच्चे जो हैं अपने जीवन में अपने कम से कम अपने पैरों पे खड़े हो जाएं, अपनी ज़रूरतों का अपने आप ध्यान रख सकें, और वो किसी पे अपने भाई बहनों पे या परिवार पे या समाज पे एक तरह की बोझ न बन जाए, बर्डन न बन जाए। तो उसके लिए जो एनजीओज जो हैं, स्वयं सेवी संस्थाओं के जो प्रयास हैं बहुत ही सराहनीय रहे हैं। उन लोगों ने इस चीज़ को महसूस किया और अलग अलग गवर्नमेंट एजेंसीज के पास में जाकर उनसे जानकारी इकट्ठी की। जानकारी इकट्ठी करने के बाद उन्होंने इस तरह के छोटे छोटे अपने सेटअप में प्रयास करने शुरू किए, आसपास के बच्चों को उसके बारे में बताया, उनके पेरेंट्स को बताया, अवेयरनेस प्रोग्राम उन लोगों ने किए कि इस तरह की आवश्यकता है, यहाँ पे हमारे केंद्र में इस तरह के सहूलियतें हैं, और इस तरह की आवश्यकता जिन माता पिता को है या उनके किसी जानकारी उनके रिलेटिव को अगर कोई है तो उस तरह के यहाँ से आकर सुविधाएं ले सकते हैं। इस तरह से इनका जो शुरुआत हुई इन तरह से। और अगर एनजीओज के बारे में देखा जाए तो इनको हम 3 श्रेणी में बांट सकते हैं। एक तो एनजीओ वो हैं कि बहुत से केसेस में कि पेरेंट्स ने शुरू किए हैं, डिसेबल्ड बच्चे के पेरेंट्स ने शुरू किए हैं, कुछ कुछ केसेस में उनके रिलेटिव्स ने शुरू किए हैं, कुछ कुछ केसेस में ऐसा हुआ कि डिसेबल्ड ने जब एक ग्रोन अप बच्चा हो गया, बाइल कैटेगरी का था या उनका इस तरह की चीज़ों को महसूस किया,
और अपने आप से उन्होंने अपना एक ऑर्गेनाइजेशन था बना लिया, एनजीओ बना लिया कि चलिए इस क्षेत्र में इस तरह के बच्चों के बारे में कोई प्रयास नहीं हो रहा है, कोई सुविधा नहीं है, चलिए हम उसको इकट्ठा करते हैं। कुछ इंटरनेशनल एनजीओज भी हैं जो कि संसार के दूसरे कोने में, विश्व के दूसरे कोने में भी इस तरह के प्रयास हो रहे हैं, और जब वो लोग फील करते हैं कि यहाँ हिंदुस्तान में इस तरह के भी सुविधाओं का अभाव है, यहाँ पे भी इस तरह कुछ होना चाहिए, तो वो आके अपने कार्यक्रम शुरू करते हैं। तो वहाँ से वहाँ पे फिर एनजीओ उनके जो मदद करते हैं या फिर उस तरह से अपने लोगों को मोबिलाइज करते हैं कि वहाँ पे कोई नया स्वयंसेवी संस्था बना ली जाए तो उस तरह की सुविधा उनको प्रदान कर पाए। तीसरे हैं कि कुछ लोग पेरेंट्स बॉडी मिलकर कुछ लोग बना लेते हैं कि ऐसे पेरेंट्स ने महसूस किया कि इस तरह की सुविधाएं नहीं हैं, तो चलिए सब लोग इकट्ठा हो जाते हैं, उस तरह की संस्था बनाते हैं जिससे कि सभी के बच्चे और सभी के जो डिपेंडेंट लोग हैं या जिनको इस तरह की आवश्यकता है वो इससे अपना बेनिफिट उठा सकें। तो और देखा जाए तो एनजीओज का जो रोल है इस तरह की सुविधाओं में सरकार की नीतियों को आगे बढ़ाने में, उनका प्रसार करने में, उनका प्रचार करने में बहुत ही अच्छा रहा है, क्योंकि सरकार के पास में उस तरह से इतना बड़ा कोई तंत्र नहीं है जिससे कि प्रत्येक क्षेत्र की और सभी तरह के लोगों की वो आवश्यकता को महसूस कर पाए या उनके बारे में एक अच्छी जानकारी इकट्ठा कर सके कि किस तरह के कितने लोग वहाँ पे उस एरिया में मौजूद हैं और किस तरह की उनको सुविधा चाहिए। तो ये जब एनजीओ गवर्नमेंट जब इस तरह की कोई स्कीम निकालती है तो ये एनजीओ उनके गवर्नमेंट के पास में जाते हैं, उनके अपने बारे में जानकारी देते हैं कि इस तरह के हम लोग काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के अंदर और यहाँ पे इस तरह की इतनी पॉपुलेशन है वो उससे लाभ उठा सकती है। तो गवर्नमेंट एजेंसीज जो हैं इन एनजीओ के माध्यम से अपनी जो कुछ नीतियाँ हैं, कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, कुछ परियोजनाएं हैं उनको चलाती है, जिससे कि जो सरकार का एक कल्याणकारी रूप जो है, उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो उसका लाभ लोगों को मिल पाता है। जी सबूत जी। धन्यवाद। इन्होंने ये बताया खासकर जो इन्वॉल्वमेंट ऑफ द एनजीओ है इसमें खासकर एजुकेशनल फैसिलिटीज़ के बारे में ये बता रहे हैं। इन्होंने काफ़ी अच्छा इन्फॉर्मेशन दिया, लाइक डाटा दिया जो मोर देन 8000 एनजीओ नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है जिस फील्ड में काम कर रही है, केवल मानसिक विकलांग बच्चों के विकास के लिए ना ही बल्कि अन्य डिजेबिलिटी के फील्ड में भी ये एनजीओ काम कर रही है और ये अपने रिसोर्सेज खुद ही इकट्ठा करती है। हालांकि कुछ ऐसे एनजीओज में जिनको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कुछ ग्रांट इन एड भी मिलती है, जो गवर्नमेंट के स्कीम्स होते हैं, ये राज्य सरकारों के जो स्कीम्स होते हैं उनके द्वारा इन्हें ग्रांट एड मिलती है और वो विकलांगता के क्षेत्र में काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं और विकलांगों को अच्छी सुविधा मुहैया करवा रहे हैं, खासकर उनके एजुकेशनल फैसिलिटीज़ और ट्रेनिंग के बारे में। इन्होंने ये कहा इन्होंने ये भी बताया जो एनजीओ के अलावा कुछ ऐसे एसोसिएशंस हैं जिन्होंने मेंटली हैंडिकैप बच्चों के पेरेंट्स ने मिलकर के एसोसिएशन का फॉर्मेशन किया और वो काफ़ी अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इस पर हम देखें वो बाकी की अपेक्षा काफ़ी अच्छी तरीके से काम कर रहे हैं, क्योंकि उनके पास एक टारगेट जो है वो अपने बच्चों का डेवलपमेंट है और वो जानते हैं इस प्रकार के बच्चों को कैसे ट्रेनिंग की जा सकती है, इसके बारे में काफ़ी जानकारी दी। और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के साथ साथ कुछ इंटरनेशनल एजेंसीज हैं वो भी इस फील्ड में काम करनी है, हमारे डिसेबिलिटी की फील्ड में काफ़ी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी। हम फर्दर इनसे एक सवाल और जानना चाहेंगे, जो इसके अलावा जो गवर्नमेंट एजेंसीज के अलावा क्या क्या जो फैसिलिटीज अवेलेबल है बच्चों के लिए एनजीओ के द्वारा या गवर्नमेंट के द्वारा जो फैसिलिटी अवेलेबल हैं, इनके बारे में पेरेंट्स को किस प्रकार जानकारी मिल सकती है? वैसी कौन सी एजेंसियाँ या कौन से ऐसे प्लेस हैं जहाँ पर एक पेरेंट्स अपने बच्चे के बारे में, इनके इलाज के बारे में, इनकी सुविधाओं के बारे में जानकारी किन से और कहाँ पे ली जा सकती हैं, इसके बारे में आप हमारे दर्शकों को बताएं। जी सबूत जी। जहाँ तक पेरेंट्स का सवाल है, जो माता पिता का सवाल, वो जानते हैं कि इस तरह की जानकारी कहाँ से मिल सकती है। तो अगर बेसिकली देखा है तो प्राइमरी हेल्थ सेंटर जो है, अगर पेरेंट्स अपने बच्चों को वहाँ पे लेके जा सकते हैं। एक आम सी बात हो जाती है, अगर बच्चे कुछ प्रॉब्लम है तो वहाँ पे जो वर्कर हैं, जहाँ पे मेडिकल प्रोफेशनल्स हैं, उनसे जानकारी जानना चाहते हैं कि इस तरह की हमें दिक्कत है, ये बच्चों को कहाँ लेके जाएँ, इसका एजुकेशन कहाँ पे मिल सकती है, या बच्चों को उसके साथ में कोई फिजिकल डिसेबिलिटी भी है मेंटल रिटार्डेशन के साथ में, तो ये बाकी चीज़ें कहाँ पे डील हो सकती हैं। अब उस क्षेत्र में अगर देखा है तो NIMH नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ मेंटली हैंडीकैप्ड अगर जो है, उनके पास में एक पूरी डायरेक्टरी है। उसमें जितने भी हिंदुस्तान में इस तरह के जो स्कूल हैं, इस तरह की जो यहाँ पे सुविधाएं हैं, वो उनके बारे में एक पूरी डायरेक्टरी है। तो उसमें आप उस समय रेफ़र करते हैं तो उसमें आपको मिल सकता है कि उस क्षेत्र के अंदर या उस राज्य में
कितने इस तरह के कौन कौन सी संस्थाएं हैं जो काम कर रही हैं, बच्चों की स्पेशल एजुकेशन कहाँ पे हो सकती है, या बच्चों को सेरेब्रल पॉलिसी के अगर बच्चे हैं तो उनको कहाँ पे इस तरह के लिम्स या जो उनके असिस्टेड डिवाइसेस कहाँ से मिल सकती हैं, या उनको फिजियोथेरेपी कहाँ पे हो सकती है, या उनके ऑक्यूपेशनल थेरेपी के जो चीज़ें जो रिक्वायरमेंट कैसे पूरी हो सकती हैं। तो बेसिकली अगर NIMH के थ्रू भी हैं इस तरह की हमें जानकारी मिल सकती है, तो डायरेक्टरी के थ्रू हमें वो पूरी की पूरी मिल सकती है कि कहाँ पे इस तरह की जानकारी मिल जाएगी। धन्यवाद। आप ये भी बताएं हमारे दर्शकों को, अगर कोई पेरेंट्स कुछ शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग लेना चाहें तो इस प्रकार की फैसिलिटीज कैसे उन्हें मिल सकती है? सुबोध, शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग ट्रेनिंग अगर देखा जाए तो रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के काफ़ी इस तरह के प्रोग्राम हैं जो केयर गिवर्स के लिए भी हैं और जो पेरेंट्स के लिए भी हैं, और जो समय समय पे चलाते रहते हैं कि पेरेंट्स उन ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को अटेंड करने के बाद सीख सकते हैं कि बच्चे की मौलिक आवश्यकताएं क्या क्या हैं, उनका स्वरूप कैसा है, और उनको किस तरह से डील करना चाहिए कि वो बच्चों के पेरेंट्स एक इफेक्टिव तरीके से अपने बच्चों की ज़रूरतों को पूरा कर सकें। इसी तरह से नेशनल ट्रस्ट ने भी इस तरह की कुछ परियोजना चला रखी हैं, और उसमें कम्युनिटी बेस्ड केयर गिवर ट्रेनिंग स्कीम उनकी है, उसमें काफ़ी लोगों ने उसका लाभ उठाया है, और अभी तक करीब 1600 लोगों को इस तरह की ट्रेनिंग दी जा चुकी है। और नेशनल ट्रस्ट ने ही एक तो स्कीम, इसको थोड़ा आप कह सकते हैं उस लिहाज से कि इनका एक कॉन्सेप्ट है नेशनल ट्रस्ट का कि जो गार्जियनशिप वाली जो एक चीज़ है इन्होंने शुरू की है, तो उसमें है कि आप किसी बच्चे के लीगल गार्जियन कैसे बन सकते हैं, क्योंकि 18 ईयर्स के एज के बाद वो बच्चा के पास जो राइट्स हैं, आप बच्चा अपने आप इंडिपेंडेंस से नहीं ले सकता है, लेकिन अगर लीगल जो गार्जियन है वो बच्चे के बिहाफ पे उनके जो अधिकारों का प्रयोग कर सकते हैं, उनको एक सही दिशा निर्देश दे सकते हैं, तो उस तरह का भी है। और करीब 75 के आसपास जिलों में इस तरह की ये सरकार ने शुरू की है, और वहाँ पे 500 रुपये वो एक इंसेंटिव इस लिहाज से दे रहे हैं कि जो भी इस तरह के गार्जियनशिप अडॉप्ट करते हैं या इस गार्जियनशिप के लिए अप्लाई करते हैं। धन्यवाद कृष्ण प्रताप जी, उन्होंने बताया खासकर जो अगर पेरेंट्स को ट्रेनिंग देना हो तो उसके लिए कौन कौन सी ऐसी एजेंसियाँ हैं जो इसी में इन्वॉल्व हैं। खासकर उन्होंने चर्चा किया रिहेबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया के बारे में, खासकर जोनल कमेटी जो RCS के हैं वो अपने पूरे देश भर में जोनल कमेटीज़ के माध्यम से सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम भी करती है डिजेबिलिटी के फील्ड में, और इसमें पेरेंट्स का भी इन्वॉल्वमेंट काफ़ी होता है। खासकर उन्होंने ये बताया नेशनल ट्रस्ट के बारे में, जो उनके कुछ प्रोग्राम जो केयर गिवर्स प्रोग्राम्स होते हैं, और ये इसमें पेरेंट्स भी भाग ले सकते हैं, और बहुत से लोगों ने भाग लिया जो उन्हें जानकारी दी। इस प्रकार पेरेंट्स भी इस प्रकार के सेंसिटाइजेशन प्रोग्राम में या ओरिएंटेशन प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। धन्यवाद कृष्ण प्रताप जी, काफ़ी अच्छी जानकारी दी। हम इस फील्ड में इस टॉपिक पे और बात करेंगे। अभी तक तो हमने चर्चा किया ये फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल है, कैसे अवेलेबल है, और मेंटली हैंडिकैप बच्चों को कितनी फैसिलिटीज़ मिली हुई है, इनके बारे में हमारे साथ जो दूसरे को एक्सपर्ट्स हैं हम इनसे बात करेंगे। जो इस प्रकार के जो एजुकेशनल फैसिलिटीज़ हैं, चर्चा चल रही थी शहरों में है, मेट्रोज़ में है, लेकिन क्या इस प्रकार के फैसिलिटीज़ गाँव में किस हद तक है, शहरी ग्रामीण क्षेत्रों में किस हद तक है? क्योंकि वहाँ पर तो किसी सुविधाओं का अभाव है, तो वहाँ के अगर पेरेंट्स हैं या उस प्रकार के फैमिली में जब एक मानसिक विकलांग बच्चा है तो पेरेंट्स को कैसे इस बात की जानकारी मिलती है, या उन्हें कैसे अपने बच्चों को इनके सामने समस्या होती है, इनके बच्चों का शिक्षण प्रशिक्षण कैसे किया जाए और कहाँ किया जाए, इसके बारे में ग्रामीण क्षेत्रों के बारे में खासकर हम मिस झरना भट्टाचार्य से रिक्वेस्ट करेंगे जो हमारे दर्शकों को बताएं जो ग्रामीण क्षेत्रों में किस प्रकार की फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं। मिस झरना भट्टाचार्य प्लीज़। जी, for this we have to see the government efforts to facilitate and enhance the education system to integrate children with disabilities. So we have to we can discuss the various schemes, provisions which government has provided, like through the different projects being taken up by the government to enhance the educational system, to facilitate the education system for the children with special needs. Integrated education for the disabled children, that is called IEDC, is being implemented in 18 states, which provides educational opportunities to mild and moderate disabled in general schools. So the aim is to integrate and prepare them for the normal development. So here children
they are, the government provides under the scheme. There is a provision for preschool training and the counseling for parents, and then allowances for the books, stationery, and the provision of the for escorts and hostel facilities, aids and appliances. And also the schools which adopt this scheme, there is one special educator, the provision of one special educator for every 8 disabled children. And also the 8 and 9 cluster schools, they can have a center resource center where they can refer the children with disabilities for their specific needs. So there are quite a few advantages in this IEDC program. It is very cost effective because there is no this thing is cost is incurred in building and general this thing of the infrastructure. And because children with disabilities, they are in the regular school with the other peer group, and here children with MR children, there are advantage because it increases their self-esteem. Also they have a better model to copy, and then they can also the normal the children, the non-disabled children, they have a better understanding of the and acceptance of the retarded child. So these are few advantages of IDC scheme. Also there are limitations like individual attention is not it cannot be met. Individual attention cannot be given to these children, and parents sometimes they don't feel secure enough to send these children to regular schools. And also parents of the non-disabled children, they are sometimes apprehensive about their child being studying the same school where the children with disabilities are studying. So another project that is PIDE, called Project Integrated Education for the Disabled, it has been launched with the collaboration of UNICEF and NCRT, and it is it covers 10 states. The main it is we can say it is the first systematic program to facilitate the inclusion of children with disabilities by strengthening the general education system, where the teachers are being prepared to handle the children with disabilities, and also in service teachers training, they are being trained to handle and been given the training how to handle different disabilities and all. And another most effective and very popular project being taken up by the government is Janshala program. It has been adopted in 9 states, where it is done with the collaboration of the Department of Education of the state and the local NGOs there. So basically here the community people, they are involved in the education of the children with disabilities. And basically this is to follow the government's universalization of primary education. It strengthens that. And the approach here adopted is child-centered approach, and girl-child, more importance is given to the girl child, and the areas where there is female literacy is very less, and female literacy is very low, and backward classes, tribes, this program is being adopted in those areas, and it is done with the collaboration of the community nearby. And also village education committee is developed, where they look into the education of the disabled. Also there are camps organized for the principals and the teachers about to discuss the and give them training for how to train the children with disabilities. So this is very popular, and in Karnataka it is also called Nallikali, where the group of children with disabilities, once they attain the required goals, they are shifted to the next category. So this is very popular in Karnataka also, and this is named as Nallikali, basically for mothers. Mother and child both are being brought to the center, and they are trained along with the collaboration of the community. And lastly, we can say Sarva Shiksha Abhiyan,
which is covering 309 districts, emphasizing education for all. This is to provide quality elementary education to all children, that is 6 to 14 years age, and to provide integrated and inclusive education to all children, and to include education through open learning and open school. And for the implementation of Sarva Shiksha Abhiyan, the state level coordination committee has been formed. And few components of Sarva Shiksha Abhiyan we can discuss. थैंक यू मिस भट्टाचार्य। एक्चुअली आपने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, खासकर बताया उन्होंने जो रूरल सेटअप में ग्रामीण क्षेत्रों में एजुकेशनल फैसिलिटीज़ कहाँ कहाँ अवेलेबल है और किस प्रकार अवेलेबल है। जो स्पेशल स्कूल का जो कंसेप्ट है वो कि एक्सपेंसिव कंसेप्ट है वो ग्रामीण क्षेत्रों में अवेलेबल बहुत कम है, लेकिन इसके अलावा जो गवर्नमेंट की जितनी स्कीम्स हैं वो अवेलेबल होने के अतिरिक्त आजकल की जो लेटेस्ट स्कीम है गवर्नमेंट की, जो सर्व शिक्षा अभियान या IDC स्कीम, जिसके अंतर्गत सामान्य स्कूलों में विकलांग बच्चों के एजुकेशन और ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है। और जो वैसे पेरेंट्स या बच्चे जो ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं वो अधिक से अधिक, हम उनसे अनुरोध करते हैं कि वो अधिक से अधिक सरकार द्वारा दी गई विभिन्न शिक्षण प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ उठाएं। और इसके लिए अगर आपको विशेष जानकारी, विशेष इन्फॉर्मेशन चाहिए, इस प्रकार की सुविधाएं कहाँ उपलब्ध हैं, तो आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। अभी जो देखा हमने, एक्सपर्ट्स ने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, खासकर एजुकेशनल सर्विसेज ग्रामीण क्षेत्रों के अलावा शहरी क्षेत्रों के बारे में, और ये कहाँ का अवेलेबल है, किस किस लेवल पे अवेलेबल है, राइट फ्रॉम प्री स्कूलिंग से वोकेशनल ट्रेनिंग तक कहाँ का अवेलेबल है, गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट क्या है, वेरियस स्कीम्स क्या हैं, नेशनल ट्रस्ट का रोल क्या है, वो क्या सुविधाएँ दे रही हैं, इनके बारे में काफ़ी अच्छी जानकारी दी गई है। और मैं अपने जो हमारे एक्सपर्ट्स हैं मैं इन्हें धन्यवाद देना चाहूँगा, ये स्टूडियो में आए, आप लोगों ने दर्शकों को जानकारी दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद। और मिस भट्टाचार्य आप आए, आप दर्शकों को जानकारी दी, इसके लिए आपको भी धन्यवाद। अब हम ये कार्यक्रम को यहीं समाप्त करते हैं। उसके एडवांटेज क्या होते हैं, डिजिटल हियरिंग एड्स के एडवांटेज क्या होते हैं, उसके क्या मतलब कि फ़ायदे होते हैं, और साथ में उन्होंने ये बताया जो हियरिंग एड्स के एक्सेसरीज़ की भी देखभाल कैसे की जा सकती है, इन सब इन्फॉर्मेशन के बारे में उन्होंने दिया। उन्होंने ये भी बताया जो हियरिंग एड कम से कम जितनी जल्दी हो लगाना चाहिए, खासकर 3 महीने के बच्चे को ही लगाया जा सकता है जिससे कि स्पीच स्टिमुलेशन जल्दी हो सके। इन्होंने काफ़ी अच्छी जानकारी दी, हम इनका धन्यवाद करते हैं। हम इस संदर्भ में अगर और भी कोई जानकारी चाहिए तो आप हमें लिख सकते हैं, हम इनसे अनुरोध करते हैं जो ये जानकारी आपको दें। और विशेष जानकारी के लिए आप रिहैबिलिटेशन काउंसिल ऑफ इंडिया B22 कुतुब इंस्टीट्यूशनल एरिया न्यू दिल्ली से संपर्क कर सकते हैं। आप हमारे कार्यक्रम में आए, आप दोनों को धन्यवाद और आप लोगों को भी धन्यवाद।